हैं इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट 2 है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। एक मिनट यहाँ पे इसे हटा दीजिए। हाँ, पहला क्वेश्चन आपके सामने है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति बोला जाता है। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो किसका प्रयोग किया जा सकता है बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो ए का लगाएंगे बी वो सही लगाएंगे, मुद्रा आपूर्ति में कमी के लिए किया जाता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने, अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसकी सुधार किया जाएगा और कम्युनिटी पोस्ट में इस क्वेश्चन को दोहराया जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा अगर डाउट भी लगे तो भी। दूसरा प्रश्न है, दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में किसकी स्थिरता बनाए रखने का प्रस्ताव होता है? तो किसका प्रस्ताव होता है बताएंगे? तो दूसरा प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, क्योंकि दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की बात कर रहा है। किसकी स्थिरता बनाए रखने का प्रस्ताव है? तो कर राजस्व का राष्ट्रीय आय के साथ अनुपात जो होता है उसी की बात कर रहा है, उसी के साथ स्थिरता बनाए रखने की बात करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। तीसरा प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष टैक्स जो होता है ना, होता है ना, का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? जो अप्रत्यक्ष टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष जो कर होते हैं, किन्हें वहन करना पड़ता है? इस चार ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ताओं को ये वहन करना पड़ता है अप्रत्यक्ष कर, है ना। ठीक है, चौथे प्रश्न की बात करें तो कोई वाणिज्य बैंक ऋण तभी दे सकता है जब उसके पास क्या होगा? ये जो इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट करा रहा हूं, जैसा क्वेश्चन वैसा ही आएगा, कुछ ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि इसका हिंदी इंग्लिश जो है ज्यादातर हिंदी इंग्लिश जो रहे क्वेश्चन हूबहू ही रहता है, ये जान लीजिए। तो कोई वाणिज्य बैंक ऋण तभी दे सकता है जब उसके पास, मान लीजिए कोई वाणिज्य बैंक है, ठीक है, वो कब देगा बताइए? ऋण कब देगा? जब आपके पास कुछ होगा। तो बताइए कैसे होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, मात्रा से अधिक रिजर्व होगा तभी देगा, ज्यादा नहीं देगा ऋण। कोई भी वाणिज्य बैंक है ना, उसके पास खुद भी होना चाहिए तभी देगा, ज्यादा होगा तभी। पांचवा प्रश्न है, निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है? तो किसके स्तर में परिवर्तन हो सकता है? अगर निवेश और बचत की को बराबर रखना है तो किस में होगा बता सकते हैं? परिवर्तन किस में करेगा? तो पांचवें प्रश्न का डी होगा, आय में करेगा, और किस में नहीं कर सकता है। अब छठे प्रश्न की बात करें तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे जीएनपी की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसकी जो है आवश्यकता नहीं होती है? तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है बताइए? छठे प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय होती है। ठीक है, सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न है कि सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? बताएंगे किसका भाग माना जाता है? सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? सातवें प्रश्न का देंगे तो ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आय का है। किसका है? राष्ट्रीय आय का। आठवें प्रश्न की बात करते हैं, ये सब जो है सवाल डायरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी नोट के पीछे कुछ परिसंपत्तियां होती है। ये परिसंपत्तियां किसकी निर्धारित मात्रा या राशि से कम नहीं होनी चाहिए? तो बताइएगा, कम नहीं होना चाहिए, मात्रा या राशि कहिए, कम नहीं होनी चाहिए, बताएंगे? तो आठवें प्रश्न का आंसर का जवाब जो ऑप्शन नंबर ए देंगे वो सही देंगे, सोना और विदेशी प्रतिभूतियों से जो है कम नहीं होना चाहिए। ये हो गया। नौवां प्रश्न की बात करते हैं तो मर्चेंट बैंक ऐसी संस्था है जिनका मुख्य प्रयोजन वित्त उपलब्ध कराना है। वित्त, समझ गए? वित्त उपलब्ध कराने की बात हो रही है, पैसे की बात होगी, और क्या? वित्त उपलब्ध कराना है। तो नौवें प्रश्न का आंसर का जवाब जो देंगे ऑप्शन नंबर बी वो सही देंगे, देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए ये किया जाता है। तो मर्चेंट बैंक ऐसी संस्था है जो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए ये होता है, ठीक है, वित्त उपलब्ध कराता है। 10वां प्रश्न की बात करें तो भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन, ठीक है, विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बता सकते हैं? 10वां प्रश्न का तो ऑप्शन नंबर सी न्यूनतम रिजर्व पद्धति कहते हैं, और ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। 11वां प्रश्न की बात करें तो औपनिवेशिक, अगर आप मेरा वन लाइनर इकोनॉमिक्स का नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, तभी मुक्त टेस्ट देने आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? मतलब औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? तो किसमें निवेश करते थे ब्रिटिश पूंजी बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी कृषि पे, और क्या, बहुत इजी है। 12वां प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? कौन सा ऐसा राज्य है बताइए? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका वित्तीय लेन देन जो है रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर कौन? बी, जम्मू कश्मीर। ये नहीं होता, अब होने लगेगा, जल्द होने लगेगा, टेंशन न लीजिएगा, अब होने लगेगा, लेकिन अभी तक तो नहीं है, ये याद रखिएगा 2324 के
बाद पे 25 से अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा। चलिएगा 13वां प्रश्न की बात करते हैं, मुद्रा के अवमूलन से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है बताएंगे? मतलब मुद्रा के अवमूलन का मतलब क्या होता है? तो 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी होता है। ठीक है 14 प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से मूल्यांक के कौन सी यूनिट को जो है पेपर गोल्ड कहा जाता है? पेपर गोल्ड है यहाँ पे लिखा हुआ, एक मिनट रुक जाइए मैं भी देख लेता हूँ, लगता है मिसप्रिंट हो गया। हाँ पेपर गोल्ड कहा जाता है। तो बताइए कौन है, बताएंगे? तो 14 प्रश्न का आंसर का जवाब जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो सही देंगे, एसडीआर है। ठीक है कौन से हैं, कौन से यूनिट है? एसडीआर यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है, ये जान लीजिए। डायरेक्ट सवाल है। 15वां प्रश्न है, किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? बताएंगे किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करेगी? 15वां प्रश्न का जवाब देंगे तो हम जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, खरीदने की शक्ति। कैसा लग रहा है ये मॉक टेस्ट जरूर कमेंट करिएगा। पहला वीडियो मैंने डाला था उसका आप अच्छे से नहीं देखें तो आप दूसरा मैं तो प्लेलिस्ट बना दूंगा, लेकिन आप जरूर से जरूर देखेंगे, लाइक करेंगे तभी तो एनर्जी मिलेगा पॉजिटिव। 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न है, बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है? बताइएगा बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होते हैं? 16वां प्रश्न का सी बताइएगा, देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। ये हो गए। 17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में आधार संरचनात्मक सुविधाओं को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है? तो किस रूप में माना जाता है बता सकते हैं आप? तो 17वां प्रश्न का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक ऊपरी लागत पूंजी जो है माना जाता है। क्लियर हो गए। 18वां प्रश्न जो है आपको एनटीपीसी, ठीक है मतलब आरआरबी मतलब रेलवे में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है और हूबहू यही क्वेश्चन पूछा है, जैसे मैं याद दिला देता हूं। देखिए भारत सरकार ने सभी वाणिज्य बैंकों के लिए यह बाध्यकारी कर दिया है कि वे सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने के लिए अपनी नकदी कहिए का कुछ अंश खर्च करेंगे, नकदी कुछ अंश खर्च करेंगे। इसको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्या इसका नाम क्या है बताइएगा? तो 18वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, संविधिक नकदी अनुपात कर दीजिएगा। ठीक है ये सही है, तो आप फिर से अच्छे से लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए संविधिक नकदी अनुपात होगा। ठीक है 19वां प्रश्न बताएंगे, से देखिए से लिखा हुआ, से का बाजार नियम निम्नलिखित में से किसको मानता है? किसको मानता है? से का बाजार का नियम बताइए किसको मानता है? 19वां प्रश्न ऑप्शन नंबर बी, पूर्ति अपनी मांग उत्पन्न करती है। ठीक है देखिए 20वां प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। दो बैंक है, कौन कौन? आईसीआईसीआई मतलब आईसीआईसीआई, ठीक है आईसीआईसीआई है, आईडीवीआई है, आदि जैसी अधिसूचित कंपनियों के शेयरों या शेयरों को क्या बोलते हैं? डिवेंचरों में निवेशित या अधिकतम राशि कितनी होती है? अधिकतम राशि कितनी होती है जिस पर निवेशित राशि के 10% मतलब 10%, 10% तक आय कर में छूट मिल सकती है? तो बताएंगे क्या होगा आंसर? 20वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी 10,000 रुपए होंगे। कितने होंगे? 10,000 रुपए। अगर आपसे पूछे 21वां प्रश्न है कि भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व की जो है राजस्व की सहायता या राजस्व की सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश कौन सा प्राधिकरण करता है? देखिए कुछ कुछ शब्द को मैं अपने मन से भी जोड़ता हूं इसलिए क्योंकि कुछ कुछ शब्द इसके हैं घुमाए हुए, इसलिए क्लियर करने के लिए मैं करता हूं। बताइएगा तो इसका आंसर क्या होगा? प्राधिकरण कौन सा प्राधिकरण करता है बताएंगे? तो 21 का सी होगा, वित्त आयोग होगा। नॉर्मल है, वित्त आयोग ही करता है, इसमें कोई सोचने वाली तो बात नहीं है। 21 का सी होगा। ठीक है 22 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो किस कर का जो है बंटवारा केंद्र सरकार राज्य सरकार से नहीं करता है? अब बताइए केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार से नहीं करता है इसके बंटवारा। कौन सा कर है, कौन सा टैक्स है? सिंपल सवाल, इस सवाल को तो आप बहुत बार पढ़े हैं और सिंपल ये सब पूछता है, सेवा कर। ये जो सेवा कर है केंद्र सरकार राज्य सरकार से जो है नहीं करता है बंटवारा। 23 क्वेश्चन नंबर है कि किसी कर मतलब टैक्स का लक्षण जो है समस्थल इक्विटी, इक्विटी मतलब हॉरिजॉन्टल इक्विटी भी बोला जाता है, होती है। तो यदि उसकी देयता क्या होगा बताइएगा? उसकी क्या होगा? 23 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, करदाताओं की आय की समानुपातिक होगा या होता है। ठीक है आगे चलेंगे। 24 क्वेश्चन नंबर है कि पट्टे पर देने वाली कंपनी निम्नलिखित में से क्या चीजें उपलब्ध कराती है? जो पट्टे पर देने वाली जो कंपनी होती है वह क्या चीज उपलब्ध कराती है? इस चार ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 24 का सी जो लगाएंगे वो सही रहेंगे, किराया पर कार्यालय स्थान देते हैं, यही होता है पट्टे। ठीक है आगे चलते हैं 25, यदि धन मतलब मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है, क्या स्थिति होगी? मतलब मान लीजिए धन बहुत अधिक है और माल बहुत कम है तो क्या होगी?
इसे क्या कहेंगे, यही सवाल है ना 25 का। तो ऑप्शन नंबर बी मुद्रास्फीति कहेंगे। क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति कहेंगे, है ना। 26 की बात करें, यदि मांग का आय लोच, आय लोच ऐसे बोलते हैं, आय लोच एक से अधिक है तो पन्न मतलब वस्तु होगी, क्या होगी, वस्तु क्या होगी बताइएगा, वस्तु क्या होगा। आय लोच अगर हो, एक से अधिक हो तो पन्न मतलब वस्तु क्या होगी, यदि मांग का आय हो तो बताएंगे। 26 बी होगा, विलासिता होगा, और क्या होगा, कुछ और नहीं कर सकते। आगे चलेंगे 27, किसी कर की जो है क्या बोलते हैं, बायोटेंसी, बायोटेंसी बोला जाता है, बायोटेंसी बोलते हैं। ऐसे उत्फुल्लता, उत्फुल्लता की परिभाषा है, क्या है उत्फुल्लता की परिभाषा, सोचिए ऐसे ऐसे शब्द देंगे इकोनॉमिक्स में तो हालत तो खराब हो जाएगा ही। तो बताइएगा। तो ये 27 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी है, कर राजस्व में वृद्धि या कर आधार में वृद्धि होता है। ठीक है, क्लियर हो गए, मतलब राजस्व में वृद्धि कहिए या कर आधार में वृद्धि कहिए। आगे चलिए 28, निम्नलिखित में से किस अधिनियम या नीति के तहत VIFR की स्थापना की गई थी, कौन से अधिनियम के तहत VIFR की जो है स्थापना किया गया था, बताएंगे। तो उस अधिनियम का बताएंगे 28 बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम जो है की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्लियर होगा। 29 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, जबकि अर्थशास्त्र में ब्याज की दर में वृद्धि होती है। तो ब्याज की दर में वृद्धि होती है, बताएंगे। 29 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बचत में वृद्धि होता है। किसमें, बचत में वृद्धि होता है। 30वां प्रश्न क्या है कि विश्व आर्थिक मंच के अनुसार सबसे अधिक प्रतियोगी देश कौन सा है, तो कौन सा है प्रतियोगी देश, बताएंगे 30वां प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। 31वां प्रश्न की बात करें, देश का ऋण स्तर जो है FDI से कैसे प्रभावित होता है, कैसे प्रभावित होता है FDI से, बताइएगा कैसे प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, गिरावट आती है तब। ठीक है। 32 क्वेश्चन नंबर है कि खुले बाजार निम्न का भाग है। तो खुले बाजार निम्न का भाग है, कौन सा खुला बाजार है, आय नीति है, क्रेडिट नीति है, कौन सा बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक नीति ही है खुला बाजार। ठीक है, आर्थिक नीति ही तो है। 33 निम्नलिखित में से किसका सबसे कम सार्वभौमिकरण की संभावना है, किसका है बताइएगा, बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगत कार्य की स्थापना। चलिए 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार में गैर सीमा शुल्क अवरोध नहीं है, कौन सा नहीं है। 34वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, आयात शुल्क की दर का एकरूपता से निर्धारण। ठीक है। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात प्रमुख ऋण दर में कमी होने का जो है परिणाम है, नहीं है। तो परिणाम कौन सा नहीं है बताइएगा, मतलब कहने का मतलब है कि कौन सी बात जो है प्रमुख ऋण दर में कमी होने का परिणाम नहीं है। 35 का आंसर का जवाब देंगे। तो उसका आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, बचत दर में गिरावट। ठीक है, ये सब जो है आपको बोध होता है, इकोनॉमिक्स तो बोरिंग है ही, लेकिन आपको तो भी मॉक टेस्ट देना है। अगर बोध ज्यादा हो रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का वन लाइनर मैं पढ़ाया हूँ, थोड़ा फन उसमें डाला हूँ, जरूर पढ़ लीजिएगा। देशों के समूह के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है, तो क्या कह सकते हैं बताइएगा। 36 का आंसर का जवाब देंगे। तो आप जवाब दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेंडिंग ब्लॉक कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रेंडिंग ब्लॉक कहेंगे। 37 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन सा काम करता है, कौन काम करता है, ये आपसे पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक RBI करता है, आप अच्छे से जानते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो अपने निक्षेपों की कुल देयता के प्रति बैंक की रोकड़ धारिता मतलब कैश, रोकड़ मतलब होता है कैश, नहीं बोलते हैं, कैश होल्डिंग के अनुपात को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। 38 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी है, नकदी रिजर्व अनुपात है। ठीक है, चलिएगा 39 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो भारत में रुपया चालू खाते पर मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा कब बना था, तो ये कब बना था, जवाब दीजिए। 39 का आंसर का जवाब देंगे। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1994 में बना था। ठीक है। 40 प्रश्न की बात करते हैं। 40 प्रश्न, किसी व्यापार में कच्ची सामग्री, घटकों, चालू काम और तैयार माल को संयुक्त रूप से माना जाता है, तो क्या माना जाता है। 40वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, माल सूची, इन्वेंट्री कहा जाता है। 41 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे GNP बोला जाता है तथा कुल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे NNP के बीच अंतर किसके बराबर होता है, GNP NNP
के बीच का अंतर पूछ रहा है, किसके बराबर होता है 41 का? तो ऑप्शन नंबर डी पूंजी मूल्यह्रास होता है। 42 का आंसर का जवाब दीजिए कि निम्न में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है, बताएंगे। 42 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, मैट्रिक्स पद्धति होता है। 43 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजार की कार्रवाई किसे कहा जाता है, बताइए 43 का। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, प्रतिभूतियों में व्यापार को कहते हैं। ठीक है। 44 क्वेश्चन नंबर है कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूत पत्र को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी ट्रेजरी बिल कहते हैं। ठीक है, चलिए 45 क्वेश्चन नंबर बताएंगे। एकाधिकार, ठीक है, एकाधिकारी प्रतियोगिता जो लिखा हुआ है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है, क्या शर्त है जानते हैं आप? ऑप्शन नंबर सी उत्पाद विभेद कहा जाता है इसे। ठीक है। 46 क्वेश्चन नंबर ग्रेशम नियम संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स का जो भी आप मुक्त टेस्ट दे रहे हैं, हमें लगता है मुक्त टेस्ट देके चले, मतलब मुक्त टेस्ट देके अगर जाते हैं तो क्वेश्चन जरूर मिलेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि वन लाइनर पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है इकोनॉमिक्स का, जाके जरूर देखेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र वन लाइनर करके वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ग्रेशम नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? 46 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी है, मुद्रा के संचलन से है। 47 की बात करते हैं तो कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है। अब कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है, इसे जल्द ही इंग्लिश और हिंदी दोनों में ला रहा हूं, बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब इसी तरफ बना रहे, बस यही चाहते हैं। तो 47 की बात करते हैं तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर डी व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। 48 की बात करें तो बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है, बता सकते हैं 48 का? तो ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय बैंक उन वाणिज्य बिलों को पुनः डिस्काउंट करता है जो वाणिज्य बैंक उसके पास लाते हैं। 49 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश के मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को कहते हैं। तो लेन देन जो है वार्षिक रिकॉर्ड को क्या कहिएगा आप? 49 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी भुगतान संतुलन कहेंगे। चलिए 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, विश्व बैंक को सुलभ ऋण खिड़की किस संस्थान को कहा जाता है? ये लास्ट है, अब बताइएगा किस संस्थान को कहेंगे? तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी को कहा जाता है। ये हो गए आर्थिक अर्थशास्त्र के इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेट 2 खत्म हो गए। ये आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत।